हेलो एवरीवन, मैं शशांक भारद्वाज एक बार फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जीएस के बेस्ट 500 क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट 4। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन मेड लेक? तो हमारा आंसर हो जाएगा वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन मेड लेक है करीबा लेक। करीबा लेक, करीबा लेक वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैन मेड लेक है। और ये कहां पर है? ये है जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर। कहां पर है ये? जाम्बिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर है। जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर है। ओके। और आपको पता है कि जो जिम्बाब्वे और जाम्बिया हैं ये सदर्न अफ्रीका में आते हैं। सदर्न, दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में आते हैं ये। ओके। और जो जिम्बाब्वे है, जिम्बाब्वे एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। कैसा है? लैंड लॉक्ड कंट्री है। चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ देश है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, ये आप याद रखना। और जिम्बाब्वे की कैपिटल जो है, कैपिटल ऑफ जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे की जो कैपिटल है, मैं यहाँ लिखता हूँ, जिम्बाब्वे की कैपिटल, जो कैपिटल है वो है हरारे। हरारे, जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है? हरारे है। और जिम्बाब्वे का पुराना नाम भी आप कह सकते हैं, और जो इसको कुछ और अलग नाम से पहचानते हैं तो वो उसका नाम है रोडेशिया। जनरली ये क्वेश्चन इस नाम से आता है कि जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या है, तो वो है रोडेशिया। रोडेशिया, रोडेशिया। ओके। रोडेशिया जिम्बाब्वे का पुराना नाम, रोडेशिया। रोडेशिया के नाम से भी जिम्बाब्वे को जाना जाता है। यह पुराना नाम इसका रोडेशिया है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। ओके। ओल्ड नेम ऑफ जिम्बाब्वे रोडेशिया। तो मैंने आपको क्या बताया यहाँ कि दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? करीबा लेक है। और करीबा लेक ये कौन से महाद्वीप में पड़ती है? ये पड़ती है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कहाँ पड़ती है ये? अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सदर्न पार्ट में दो कंट्री हैं, जाम्बिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। ओके। तो उन दोनों के बॉर्डर पर पड़ती है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर ये लेक पड़ती है। और मैं जिम्बाब्वे के बारे में आपको बता रहा था, जिम्बाब्वे की कैपिटल हरारे है और वो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। उसका पुराना नाम या उसका एक दूसरा नाम रोडेशिया है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ काउ? तो हमसे गाय का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है, तो गाय का वैज्ञानिक नाम मैं आपको बताता हूं। गाय का वैज्ञानिक नाम है बॉस टॉरस, TAURUS, बॉस टॉरस इंडिकस। इंडिकस, बॉस टॉरस इंडिकस गाय का वैज्ञानिक नाम है। आपको कभी कभी गाय का वैज्ञानिक नाम केवल बॉस टॉरस भी मिल सकता है और कभी कभी बॉस इंडिकस भी मिल सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो ये मैंने आपको पूरा नाम बता दिया है, बॉस टॉरस इंडिकस गाय का वैज्ञानिक नाम है। कभी कभी आपको ये ऐसे भी मिल सकता है, बॉस टॉरस सिंगल भी मिल सकता है या बॉस इंडिकस के नाम से, बॉस इंडिकस के नाम से भी आपको गाय का वैज्ञानिक नाम मिल सकता है। ओके। मैं आपको बता दूं, विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली जो गाय है वो, उसका नाम क्या है? ठीक है। जो मैक्सिमम मिल्क प्रोड्यूस करती है, मतलब सबसे ज्यादा दूध देती है, वो कौन सी गाय है? तो ऐसी गाय कौन सी है जो सबसे ज्यादा दूध देती है? वो है होलिस्टीन फ्रीजियन। मैं नाम लिख देता हूं, होलिस्टीन, होलिस्टीन फ्रीजियन। होलिस्टीन फ्रीजियन ऐसी गाय है जो सबसे ज्यादा दूध देती है। ओके। होलिस्टीन फ्रीजियन। अगर यहीं पर आपको बफेलो भैंस का नाम बताना पड़े कि जो सबसे ज्यादा दूध देती है, ऐसी कौन सी भैंस है दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, वो है मुर्रा भैंसे। मुर्रा भैंसे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा दूध देने के लिए फेमस है और ये भारत के हरियाणा राज्य में पाई जाती हैं, मुर्रा। ओके। तो मुर्रा भैंस की नस्ल है और ये हॉलेस्टीन फ्रेंचियन, हॉलेस्टीन फ्रीजियन जो है, ये गाय की नस्ल है जो सबसे ज्यादा दूध देने के लिए फेमस है वर्ल्ड में। ओके। तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय कौन सी है, किस नस्ल की है? होलिस्टियन फ्रीजियन, और भैंस है मुर्रा। ओके। और मैं आपको एक बात बताता हूं कि फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ कौन का नाम क्या था? फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, फर्स्ट ट्रांस, TRAN, ट्रांसजेनिक, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ का क्या नाम था? तो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ जो थी उसका नाम था रोजी। रोजी
फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ थी, ये भी आप याद रखेंगे कि पहली ट्रांसजेनिक गाय का क्या नाम था, रोजी नाम था। और ये कि जो गाय है वो नेपाल का राष्ट्रीय पशु है। ओके, नेपाल जो गाय है, गाय कहाँ का, काऊ जो है कहाँ का राष्ट्रीय पशु है, नेपाल का, नेशनल एनिमल है। ठीक है, तो नेशनल एनिमल कहाँ का है, गाय नेपाल का, ये आप याद रखेंगे। नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। ओके, नेपाल का नेशनल एनिमल गाय है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेट्रोलियम का शोधन किस विधि से किया जाता है, हाउ इज पेट्रोलियम रिफाइंड। तो ये हमें बताना है किस किस विधि से हम पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं। और ये है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन हम इसको बोलते हैं, उस विधि को बोलते हैं जिससे हम पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं, शोधित करते हैं। ओके, और ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज हम करते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, जिन लिक्विड्स में के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है, ज़्यादा डिफरेंस होता है, उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं। ओके, तो पेट्रोलियम का शोधन करने के लिए कौन सी विधि का यूज करते हैं, प्रभाजी आसवन का। ये बात आप याद रखेंगे, केमिकल प्रोसेस है, ठीक है, लैब प्रोसेस है जिसको हम लैब में करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को पेट्रोलियम से, पेट्रोलियम का शोधन करते हैं। ओके, और मैं आपको बता देता हूं कि वर्ल्ड में क्रूड ऑयल का सबसे ज्यादा स्टोरेज कहां पर है, क्रूड ऑयल कहां सबसे ज्यादा, कच्चा तेल का भंडार, कच्चा तेल का भंडार किस देश के पास है, सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल किस देश के पास स्टोर है, वो है वेनेजुएला के। ये बात आप याद रखेंगे, वेनेजुएला, ठीक है, वेनेजुएला के पास सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल का स्टोर है, ये आप याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और आप जानते हैं कि क्रूड ऑयल की वर्ल्ड में सबसे बड़ी रिफाइनरी कहाँ है, सबसे लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी कहाँ है वर्ल्ड में, वो है जामनगर गुजरात में, जामनगर गुजरात में सबसे बड़ी क्रूड ऑयल रिफाइनरी है वर्ल्ड की, ये बात आप याद रखेंगे। ओके, और एशिया में सबसे पहले कहाँ ये क्रूड ऑयल मिला था, सबसे पहले मिला था असम के डिगबोई में, असम में सबसे पहले एशिया का क्रूड ऑयल मिला था असम के डिगबोई में, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया ही था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेप्स प्रोड्यूसिंग कंट्री, ये हमें बताना है। तो ओके, तो हम यहाँ बताएंगे सबसे ज़्यादा, मैं आपको सीरियल बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है चाइना में, सबसे ज़्यादा अंगूर का उत्पादन चाइना में होता है। चाइना के बाद नंबर आता है इटली का और उसके बाद यूएसए का। कभी को अगर चाइना ऑप्शन में ना हो तो आप इटली को प्रेफर करेंगे, याद रखना, इसलिए मैंने सीरीज बता दिया क्योंकि कई बार देखा गया है कि अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश इटली दे दिया गया है, वहां ऑप्शन में शायद चाइना नहीं होता है। ओके, तो ये बात आप याद रखेंगे कि अंगूर का उत्पादन करने वाले, ग्रेप्स का उत्पादन करने वाले, मैक्सिमम प्रोडक्शन करने वाले कंट्री कौन से हैं, चाइना, इटली और यूएसए। फर्स्ट चाइना, सेकंड इटली और थर्ड यूएसए है। ओके, और मैं आपको बताता हूं कि अंगूर के अंदर विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ये देखो अंगूर लगे हुए हैं, मैं इनको इंडिकेट करते हुए लिख देता हूं, विटामिन ए अंगूर में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। और साथ ही अंगूर में कौन सा एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है अंगूर में। ओके, टार्ट्रिक, एक विटामिन ए होता है अंगूर में और टार्ट्रिक एसिड होता है, ये बात आप याद रखेंगे। कौन सा एसिड होता है अंगूर में, टार्ट्रिक एसिड, भूलना नहीं है, टार्ट्रिक एसिड अंगूर में होता है और विटामिन ए भी होता है। और विटामिन ए का मैं आपको केमिकल नेम बता देता हूँ, विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल, रेटिनॉल केमिकल नेम है विटामिन ए का, ये बात आप याद रखेंगे। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल। ओके, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएंगे कि विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है। ओके, विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है, ये आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएंगे। ओके,
यहाँ मैंने आपको बताया है कि अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश चाइना है फर्स्ट, फिर सेकंड इटली और थर्ड यूएसए। और अंगूर के अंदर विटामिन ए होता है, और साथ ही अगर एसिड की बात करें तो टार्टरिक एसिड होता है, और विटामिन ए का केमिकल नेम मैंने आपको बताया है रेटिनॉल, भूलेंगे नहीं रेटिनॉल। और विटामिन डी का केमिकल नेम आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द मेटल ऑफ फ्यूचर। देखो यहां लिखा हुआ है मेटल ऑफ फ्यूचर। ओके, भविष्य की धातु, यहां कंफ्यूज नहीं होना है आपको। कुछ दिन पहले किसी वीडियो में क्वेश्चन आया था मेरी कि आशा की धातु, क्या आया था? आशा की धातु, यानी कि आशा की धातु पूछा था मैंने, वो मेटल ऑफ होप था। क्या था? मेटल ऑफ होप। तो इससे मेटल ऑफ होप से कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ क्वेश्चन है मेटल ऑफ फ्यूचर। मेटल ऑफ फ्यूचर क्या है? इसको, ये किसको बोला जा रहा है आजकल मेटल ऑफ फ्यूचर? ये बोला जा रहा है टाइटेनियम को। ओके, किसको बोला जा रहा है? टाइटेनियम को। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, टाइटेनियम। टाइटेनियम, जिसका देखो यहाँ एक इमेज भी आपको दिखाई दे रहा है टाइटेनियम का। इसका सिंबल है, केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में इसका सिंबल Ti यूज करते हैं। ओके, और इसका और मैं आपको बता देता हूं, ये भविष्य में बहुत काम की मेटल बनने वाली है। ये इसलिए क्योंकि ये स्टील से बहुत अच्छी है, क्योंकि ये भारी भी कम है और उससे मजबूत भी ज्यादा होती है स्टील से। और इसके अयस्क कौन कौन से हैं? इसके ओर्स का नाम मैं आपको बता देता हूं। इसके ओर हैं इल्मीनाइट, 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 इल्मीनाइट एंड दो और के नाम बता रहा हूं मैं, इल्मीनाइट और रूटाइल। रूटाइल, रूटाइल, ये इसके दो और हैं। हिंदी में भी लिख देता हूं, इल्मीनाइट, इल्मीनाइट एंड रूटाइल, रूटाइल, ये दो इसके और हैं। ओके, टाइटेनियम के दो और कौन से हैं? इल्मीनाइट और रूटाइल। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है एग्जाम में कि रूटाइल किस मेटल का ओर है, तो आपको याद रहेगा कि रूटाइल जो ओर है वो टाइटेनियम का है, जिसे मेटल ऑफ फ्यूचर भी बोला जाता है। या इल्मीनाइट किस मेटल का ओर है? वो टाइटेनियम का ओर है। और टाइटेनियम का एक निक नेम भी है इस मेटल का। इसका एक निक नेम भी है, वो मैं आपको बता देता हूं। निक नेम क्या है इस टाइटेनियम का? रेनबो मेटल भी इसको बोलते हैं। रेनबो मेटल भी इसको कहते हैं टाइटेनियम को। ये बात आप याद रखना। ओके, रेनबो मेटल, रेनबो। ओके, रेनबो मेटल टाइटेनियम को ही कहते हैं। ओके, ये स्टील से ज्यादा स्ट्रांग होता है और कम भारी होता है, उससे कम डेंस है और ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए ये भविष्य में इसका बहुत यूज होने वाला है। कहां कहां हो सकता है? एयरक्राफ्ट में इसका यूज होगा, एयरक्राफ्ट में और स्पेस क्राफ्ट में। एयरक्राफ्ट मेटल में इसका यूज होगा, और स्पेस क्राफ्ट भी इसके बनाए जाएंगे। ओके, क्योंकि ये हल्का है, कम डेंस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? व्हाट इज द एंजाइम दैट डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन? ओके, तो ये हमें बताना है कि दूध के अंदर जो प्रोटीन होता है उसे पचाने में कौन सा एंजाइम यूज होता है? तो वो होता है रेनिन। रेनिन एंजाइम का यूज होता है दूध के अंदर जो प्रोटीन होता है उसे पचाने के लिए। ये बात आप याद रखेंगे। ओके, आपने देखा होगा दूध का कलर व्हाइट होता है, तो दूध का रंग जो सफेद होता है, सफेद कलर, व्हाइट कलर ऑफ मिल्क जो होता है, किसकी वजह से होता है? किस प्रोटीन की वजह से होता है? वो होता है कैसीन नामक प्रोटीन की वजह से। कैसीन नामक प्रोटीन की वजह से ये ऐसा होता है। ओके, कैसीन प्रोटीन की वजह से दूध का रंग सफेद होता है। सफेद रंग किसकी वजह से होता है? दूध का सफेद रंग होता है कैसीन की वजह से। ओके, और आपने देखा होगा गाय का जो दूध होता है वो हल्का पीला होता है। ठीक है, जो हल्का पीला, लाइट येलोइश कलर होता है, हल्का पीला जो होता है दूध का रंग, वो किसकी वजह से होता है? ठीक है, लाइट येलो जो होता है वो होता है कैरोटीन की वजह से। कैरोटीन की वजह से होता है, ये आप याद रखेंगे। कैरोटीन की वजह से दूध का रंग हल्का पीला होता है। ओके, और कैसीन की वजह से दूध का रंग सफेद होता है। ये दो क्वेश्चन है। ओके, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि हल्का पीला क्यों है? कैरोटीन की वजह से, और दूध का सफेद रंग कैसीन की वजह से होता है। ये दोनों प्रोटीन है, कैसीन प्रोटीन है, कैरोटीन भी प्रोटीन है। ओके,
और एक बात यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सा है? वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री, मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री, मिल्क कौन प्रोड्यूस करता है, कौन सी कंट्री प्रोड्यूस करती है? वो है इंडिया, हमारा प्यारा भारत। इंडिया सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती है। ओके, और सबसे ज्यादा भैंसे बफेलो हमारे ही देश में है। ओके, ये भी आप याद रखना। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूस करने वाला देश कौन सा है? इंडिया है। और जो बफेलो होती हैं, सबसे ज्यादा भैंसे किस देश में पाई जाती हैं? वो भी हमारे भारत में ही पाई जाती हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मकड़ी का जाला किससे बना होता है? व्हाट इज ए स्पाइडर वेब मेड ऑफ? किससे बना होता है मकड़ी का जाला? वो बना होता है प्रोटीन से। प्रोटीन से बना होता है, ये याद रखेंगे। जो वो रेशा होता है वो क्या होता है? वो होता है प्रोटीन ही होता है। ओके, सिल्क प्रोटीन, सिल्क प्रोटीन होता है जनरली, हम उसको प्रोटीन वर्ड यूज करेंगे। प्रोटीन, मकड़ी का जाला प्रोटीन का बना होता है। ओके, और मकड़ी की जब बात आ रही है तो मैं बता देता हूं, जो स्पाइडर होती है, स्पाइडर का साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम मैं आपको बता देता हूं, वो होता है एरेनिया। ARANEAE, एरेनिया। ये साइंटिफिक नेम है मकड़ी का, स्पाइडर का साइंटिफिक नेम है। ओके, और जो स्पाइडर होती है वो आर्थ्रोपोडा वर्ग का एक कीट है, ये आप याद रखना। इंसेक्ट नहीं है, तो मैं लिख देता हूं कि स्पाइडर आर, स्पाइडर SPIDER, स्पाइडर आर ARAC, आर्काइंड्स। ठीक है, नॉट इंसेक्ट। मैं बताता हूं इंसेक्ट कौन से होते हैं। इंसेक्ट वो होते हैं जिनकी 6 लेग होती हैं, 6 लेग्स होती हैं। और आर्काइंड्स कौन से होते हैं? आर्थ्रोपोडा वर्ग में कौन से जीव आते हैं? वो होते हैं जिनकी 8 लेग्स होती हैं। ओके, 8 लेग्स वाले ऑर्थोपोडा होते हैं, आर्काइंड्स होते हैं। तो ये बात आप याद रखना, स्पाइडर जो है वो ऑर्थोपॉड्स है, ऑर्थोपॉड्स, ऑर्थोपॉड्स, ये ऑर्थोपॉड्स। ओके, ऑर्थोपॉड्स है, इसके 8 लेग्स होते हैं। स्पाइडर के कितने लेग्स होते हैं? 8। तो इसलिए एक बात आप याद रखेंगे, स्पाइडर जो है वो इंसेक्ट नहीं है। स्पाइडर आर आर्काइंड्स, नॉट इंसेक्ट। ये बात आप इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। ओके, एक क्वेश्चन आप मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएंगे कि मकड़ियां किस महाद्वीप पर नहीं पाई जाती हैं। ओके, किस कॉन्टिनेंट में स्पाइडर नहीं मिलती हैं? आप मुझे ये बात कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएंगे। ओके, मकड़ियां किस महाद्वीप पर नहीं पाई जाती हैं। ओके, और आप ध्यान रखना है आपको ध्यान से कि स्पाइडर जो है वो इंसेक्ट नहीं है, क्योंकि इंसेक्ट जो कीट होते हैं उनमें 6 टांगे होती हैं, 6 लेग्स होती हैं, लेकिन वो स्पाइडर क्या है? आर्काइंड्स है, जिसमें 8 लेग्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के धड़कन को, मतलब दिल की धड़कन को सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? व्हाट इज कॉल्ड द हार्ट बीटिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इज हायर देन नॉर्मल? जब एक नॉर्मल सिचुएशन से ज्यादा हार्ट बीट हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? ये हमसे पूछा गया है। उसे कहते हैं ट्राइकॉर्डिया, और वैसे हिंदी में ट्राइकॉर्डिया उसको बोलते हैं टैकीकॉर्डिया, टैकीकॉर्डिया, TACHY कॉर्डिया, CORIDA, टैकीकॉर्डिया बोलते हैं। ये क्या है? ये एक ऐसी सिचुएशन है जब फास्ट हार्ट बीट हो जाती है, मतलब जो हार्ट रेट है वो कितना हो जाता है? हार्ट रेट जो है, हार्ट रेट कितना हो जाएगा? हार्ट रेट हो जाएगा आपका 100 बीट पर मिनट से ज्यादा जब हो जाता है ना, तो उस सिचुएशन को हार्ट रेट अबव, मैं यहाँ अबव लिख देता हूं, हार्ट रेट अगर अबव हो जाए 100 बीट पर मिनट से तो उसे कहते हैं टैकीकॉर्डिया। ओके, टैकीकॉर्डिया। वैसे मैं एक बार हिंदी में भी लिख देता हूं इसको, टैकीकॉर्डिया, टैकीकॉर्डिया कहते हैं। ओके, टैकीकॉर्डिया ऐसी सिचुएशन को कहेंगे जब नॉर्मल हार्ट बीट से ज्यादा हार्ट बीट हो जाती है, मतलब 100 बीट पर मिनट से ज्यादा हार्ट बीट होने लगे हार्ट हमारा, कि 100 बीट पर मिनट आए या उससे ज्यादा आए तो हम बोलेंगे टैकीकॉर्डिया है वो सिचुएशन। अब वही अगर कम हो तो उसको बोलते हैं ब्रैडीकॉर्डिया। तो ये है BRADY, ब्रैडीकॉर्डिया, ब्रैडीकॉर्डिया। ओके, ब्रैडीकॉर्डिया, CAR। ओके, कॉर्डिया। तो ब्रैडीकॉर्डिया में क्या होता है? जो हार्ट रेट होता है, जो हार्ट रेट है वो कितना हो जाता है? वो लेस देन हो जाता है
60 बीट पर मिनट। 60 बीट पर मिनट से अगर कम दिल धड़कता है तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रैडीकार्डिया। ठीक है, ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। स्लो हार्ट रेट, जब स्लो हार्ट रेट होगा तो ब्रैडीकार्डिया। इसको दोबारा से लिख देता हूं, BRADYCARDIA, ब्रैडीकार्डिया, स्लो हार्ट रेट। ये क्या है? ये स्लो हार्ट रेट है। और ये टैकीकार्डिया क्या है? ये फास्ट हार्ट रेट है। ये बात आप याद रखेंगे। जब हार्ट रेट ज्यादा हो, मतलब पर मिनट जो बीट आ रही है वो ज्यादा है एक नॉर्मल सिचुएशन से, तो वो टैकीकार्डिया, और ब्रैडीकार्डिया जब स्लो हार्ट रेट हो। ओके, आपको ये बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके कि जो ईसीजी कराते हैं हम हार्ट का, वो क्या बताता है। ओके, क्या किस चीज का वो क्या प्रॉब्लम बताता है, उसमें क्या हम मेजर करते हैं ईसीजी में। और ईसीजी की फुल फॉर्म भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे। ईसीजी के बारे में, ईसीजी की फुल फॉर्म बताएंगे और ईसीजी से हम क्या करते हैं ये भी आप मुझे बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा था? विच इज द फर्स्ट मैन मेड फाइबर? तो फर्स्ट मैन मेड फाइबर कौन था? कौन सा था? फर्स्ट मैन मेड फाइबर था नाइलॉन। नाइलॉन फर्स्ट मैन मेड फाइबर था, नाइलॉन। ओके, ये बात आप याद रखना। फर्स्ट मैन मेड फाइबर नाइलॉन था। ओके, और नाइलॉन इज ए थर्मोप्लास्टिक सिल्की मटेरियल। ठीक है, ये क्या है? सिल्की मटेरियल है। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक सिल्की मटेरियल है। सिल्की मटेरियल है ये बात आप याद रखना। नाइलॉन इज ए थर्मोप्लास्टिक सिल्की मटेरियल। ओके, और अगर मैं आपको ये बताना चाहूं कि बिगेस्ट एक्सपोर्टिंग एंड प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सा है नाइलॉन का, तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट और प्रोड्यूस कौन करता है? प्रोड्यूस कौन करता है नाइलॉन को? तो बिगेस्ट एक्सपोर्ट, या बिगेस्ट बता रहा हूं, बिगेस्ट एक्सपोर्ट और प्रोड्यूसर कौन है? चाइना। चाइना क्या सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है और प्रोड्यूस भी करता है नाइलॉन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए की खोज किसने की थी? और ये कैसे डीएनए की खोज हो रही है ये यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है सही से। हु डिस्कवर्ड डबल हेलिक्स? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं, डीएनए का किसने बताया था? तो जो डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने खोजा था, जनरली ये बात पूछी गई है। तो डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में किसने बताया था? वो बताया था जेम्स वॉटसन। जेम्स वॉटसन, जिसे हम जनरली वॉटसन के नाम से जानते हैं, और इनके सहयोगी फ्रांसिस क्रिक ने। ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक ऐसे करके हम याद रखते हैं कि वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की खोज की थी। ओके, और ये कब की थी? इन्होंने दोनों ने मिलकर की थी 1950 में। डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की खोज इन्होंने की थी। ओके, और ये डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? कभी कभी पूछ लेते हैं, मैं आपको बता देता हूं। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड लिख देता हूं। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ये होती है। ओके, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी, ये ओ एक्स है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, आप याद रखना। तो आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में हम कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। आप अपने सुझाव या किसी भी प्रकार की कोई डाउट्स हो तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। ओके, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।